Okay. वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। हम जब बात कर रहे होते हैं अपने खूबसूरत पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तारीख से तो हम सब काफ़ी हद तक आगाह हो चुके हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मगर पाकिस्तान के पास जो ख़जाने, छुपे हुए ख़जाने हैं, जो आपकी सिविलाइजेशन है, जो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास हैं, जब उस पर काम करने जाते हैं तो यू नीड टू हैव अ बिगर टीम। मगर क्या होता है, कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज पे भी लैक करते रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मैन पावर पे भी लैक करते रहे, मगर उसके बावजूद भी जो हमारे पाकिस्तान में ऐसे वॉलंटियर्स हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑन देयर ओन निकलते हैं। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और वो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर दानी साहब, और मैं खुश नसीब हूँ कि उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है। मगर वो कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया हो। अगर हम टैक्सला की बात करते हैं, अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, हड़प्पा की बात करते हैं, गंधारा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, बहुत सी सिविलाइजेशन है जो गुजर चुके हैं इस जगह से, तो उसके ऊपर हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो आए हमें एजुकेट करें, हमें बताएं कि हमारे पास क्या ख़जाने छुपे हुए हैं सिंध में, बलोचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में। वी आर लकी टू हैव जुल्फ़िकार कल्होड़ो साहब विद अस। आए हैं हमारे पास, 11 किताबें वो लिख चुके हुए हैं, और इनकी जो रिसर्च और इनका काम है वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। आपने सबसे पहले जो आके करेक्शन करवाई, आपने कहा जी मैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो मैं कहूँगी कि ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इन दो टर्म्स में आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट ज़रूर कर दें कि क्या फ़र्क है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं ना, तो बेसिकली डील्स विद कंटेम्प्रेरी कल्चर्स, और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। तो आर्कियोलॉजी उसकी ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की। तो जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी पास्ट कल्चर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो लेकिन एंथ्रोपोलॉजी अब ज़ाहिर है हर फील्ड ने रीडिफाइन किया अपने आप को ना, तो अब इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इसका, पर्सपेक्टिव है और होराइज़न है एंथ्रोपोलॉजी का, कि अब उसने कि जो पास्ट है उसको लिंक करते हैं प्रेजेंट के साथ। फ़र्ज़ करें हम किसी मॉन्यूमेंट को स्टडी करते हैं ना, तो सिर्फ हम ये नहीं कहते कि दिस इज़ सिंपली अ बिल्डिंग, तो आर्कियोलॉजी वाले उसकी मेजरमेंट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम फिर उसकी सारी जो सिंबलिज़म है, मोटिव्स है, फिर कैसे ये उसकी एवोल्यूशन हुई, ये इस आर्किटेक्चर इस लेवल पे पहुंचा कैसे, इंस्पिरेशंस कैसे आई, सारी ये चीज़ें हैं। तो फिर ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, यही यानी कि डीपर स्टडी है, डीपर स्टडी है, इन डेप्थ है, वो भी इन डेप्थ है। दोनों साइंटिफिक जो है वो टूल्स यूज़ करती हैं, दोनों की साइंटिफिक मेथडोलॉजी है। अगर एक साइट को आप एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनके अपने टूल्स हैं, और फिर ज़ाहिर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अपने यानी कि टूल्स हैं जो करते हैं। अब आप यकीन करें कि आप हैरान होंगे, मैं आपको बताऊँ कि अगर फ़र्ज़ करें उसी साइट से आर्कियोलॉजिस्ट फ़र्ज़ करें कोई चीज़ वहाँ से फाइंड करता है, लेट सपोज़ के दांत मिल गया किसी यानी कि बंदे का, तो वो फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करता है, उसको डेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा, तो आप देखें ना कि एक्सपर्टीज। अब आप कॉज ऑफ डेथ कैसे हुआ, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो इस तरह बहुत ही ब्रॉडर फील्ड है, और अब जाहिर है अगर मैं यहाँ डिस्कस करना शुरू हो जाऊँ तो आई थिंक आई कैन टेल यू मोर देन 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स। अच्छा सर, ये तो चले, इसके ऊपर हमने फिर जो है ना वी विल हैव अनदर सेशन, लर्निंग सेपरेट सेशन ऑन एंथ्रोपोलॉजी एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स कि आप जब काम करना शुरू करते हैं तो कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं, आप निकलते हैं, तो आपका जो काम है वो बहुत वसी, बहुत फैला हुआ है, मगर जितना भी मैं आपका काम देखता हूँ वो अपना जामे है, बड़ा टू द पॉइंट है। आपने सिंध में भी काम किया, आजकल पोटवार पे काम कर रहे हैं, आपने गिलगित बल्तिस्तान पे भी काम किया, पाकिस्तान की दूसरी जगहों पे भी आपने काम किया है। हर एक का एक पर्सनल फेवरेट होता है। जैसे जब आपने थरपारकर पे काम किया, दैट इज़ माय पर्सनल फेवरेट। मैं जाना चाहता हूँ थरपारकर, नगर पारकर, उस बेल्ट पे जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आपने कुछ ऐसी जगह भी एक्सप्लोर की हैं जहाँ तक अभी तक किसी और ने शायद काम नहीं किया हुआ है, इसी से रिलेटेड? ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैंने काम किया, मैंने डिस्कवर की हैं। इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज़ हैं, लेकिन फिर मैं हर एक आर्टिकल में लिखता नहीं हूँ कि मैंने डिस्कवर किया। और अगर आप पढ़ते होंगे आर्टिकल्स, तो मैं रेगुलरली लिखता हूँ, फ्राइडे टाइम्स में, डॉन में लिखता रहा हूँ, पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून्स में, द न्यूज़ में, लेकिन गुज़श्ता 5 सालों से मैं वीकली लिखता हूँ द फ्राइडे टाइम्स के लिए। और मेरा मौजू यही है, एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चर है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादातर फोकस, फिर हेरिटेज पे है, फिर ओरल हिस्ट्री है। तो ये मौजूआत हैं जिस पे मैं काम करता हूँ, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ यानी एरियाज़ में मैंने बेसिकली जो अपना शुरू किया है ना कैरियर, ये जो एंथ्रोपोलॉजी का है, तो मैंने नौकरी की थी IUCN के साथ गिलगित बल्तिस्तान में 2000 में।
तो वहाँ से फिर मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ वहाँ के कल्चर से, हेरिटेज से, हिस्ट्री से। तो उन इलाकों में मैं गया जहाँ लोग बहुत कम जाते थे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक एरिया है दार लोतांगीर। तो उस ज़माने में जो हम पढ़ते थे एंथ्रोपोलॉजी की जो बुक्स थी, जी जी। उसमें रोमेंटिसाइज़ किया था मुख्तलिफ एरियाज़ को ना। तो उसमें फिर वो एरियाज़ जो गिलगित बल्तिस्तान का है वो बहुत कम एक्सप्लोर हुए थे। तो वहाँ मैंने फोकस किया ठीक। और फिर बहुत लिखना शुरू किया। तो अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, पहले लोग जाते नहीं थे और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी। तो मैंने वो ख़त्म की लिख के अपनी राइटिंग से। तो लोग हैरान हुए कि जी अच्छा आप वहाँ जाते हैं, वरना लोगों की और राय थी कि जी अच्छे लोग नहीं हैं। लोग बहुत अच्छे हैं हमारे मुल्क के हर हिस्से के। आप जाएंगे वो बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, आपको वेलकम करते हैं। तो वहाँ मैं गया तो बड़ा हैरान हुआ कि इतने अच्छे लोग थे। दार लोतांगीर, देन आई रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन बोथ वैलीज, अच्छा। उनके कल्चर पे, हेरिटेज के, उनकी क्विजीन पे। और लोग हैरान हुए कि अच्छा भाई ठीक है। अब लोग वहाँ जाते हैं, वीलॉग बनाते प्रमोशन में भी हैं आपको और वो एरिया बहुत अच्छा है हाइकिंग के लिए। और ख़ासतौर पे जो लेक्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। हर एक नाले में एक लेक है हर नाले में एक लेक जी। है, तो उस पर भी मैंने लिखा है काफ़ी। तो वहाँ से शुरू किया। तो एक दफ़ा फिर उसके बाद वहाँ वापस आया, नौकरी में कर रहा था। तो वापस आया तो डॉक्टर अहमद दानी के साथ कुछ अर्सा मैंने काम किया। तो फिर उसका इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ मैं उनसे। उन्होंने एक बात कही थी जिस वजह से फिर मैंने गिलगित बल्तिस्तान से पोठवार पे शिफ्ट किया। उससे पहले सिंध पे भी काम कर रहा था, लेकिन फिर फोकस किया पोठवार पे 2001 में। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो पोठवार है ना, ये ओपन म्यूज़ियम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए और हिस्टोरियंस के लिए। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई उनकी उस टाइम कि ये ओपन म्यूज़ियम से मुराद क्या है। क्योंकि उस ज़माने में ख़ुद उन्होंने काम किया था स्वां वैली पे। तो वहाँ से काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स और काफ़ी चीज़ें जो है ना रिमेन्स मिली थी उनको। और फिर बन अमीर ख़ातून चकवाल में जो है फॉसिल्स मिले थे उनको। तो उन्होंने कहा कि कोई काम करे इस एरिया में, तो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है इस पोठवार में। तो फिर जब ये जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि ये ओपन म्यूज़ियम है, तो फिर वो समझने के लिए सबसे पहले जिस गांव में मैं गया ना, कोट फतेह खान है। ठीक। तो वहाँ गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत खूबसूरत गांव था। अच्छा, वो गांव बेसिकली फिर मैंने लिखा कि उनका जो सिंक्रेटिक कल्चर है ना, यानी प्री पार्टीशन में, कि कैसे वहाँ के जो लोग थे, कैसे उन्होंने वो प्रमोट किया उस कल्चर को कि जी हिंदू और मुसलमान दोनों और सिख इकट्ठे रह रहे थे। और उसकी मिसाल आप देख लें, अभी वहाँ गुरुद्वारा है थान सिंह का, और साथ समाधियाँ हैं, मस्जिद बनी हुई है। तो वहाँ के जो मलिक थे फतेह खान जिसके नाम पे है, आप यकीन करें उस ज़माने में वो इतना ज़्यादा उनको इस एरिया की थी उसकी वेलफेयर के लिए कि उन्होंने ब्रिजेस बनाई। और अब आप देखेंगे हैरान होंगे। तो मैं आई वाज रियली फैसिनेटेड टू सी मॉन्यूमेंट्स इन कोट फतेह खान। खूबसूरत मस्जिद बनाई उसने, वो देखी। तो सेकंड जो गांव था वो मैं देखा, फिर समझ आई डॉक्टर दानी साहब की बात, वो भोन था चकवाल के साथ। वो भी बहुत खूबसूरत है। आप हवेलियाँ देखें, आप वहाँ मंदिर देखें। तीसरा गांव हज़रो, सॉरी गांव नहीं बल्कि शहर है। तो वहाँ गया मैं हज़रों में। तो फिर वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ और फिर अभी तक चल रहा है। अच्छा। तो उस पर आई एम राइटिंग अ सीरीज़ ऑफ बुक्स ऑन पोठवार। उसमें मेरी 2 आ चुकी हैं और तीसरी बुक प्रिंटिंग में है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी भी तो फिर 4-5 और लिखेंगे। से आर्टिस्ट आते थे रावलपिंडी में, घरों पे वो खताती का काम करते थे। और जब रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज इतने आम नहीं थे, तो वुड की आपकी वो होती थी अलमारियाँ कहते थे कुछ इस तरह। तो उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत काम हुआ होता था जिसमें जार्स रखे जाते थे और खाने पीने की चीज़ जालीदार वुड कार्विंग जो थी। वुड कार्विंग, तो वो हज़रों से वो बड़ा मशहूर था। क्योंकि लेकिन इस पोठवार में बहुत सारी छोटे छोटे रीजन्स हैं ना, अपनी इसकी पहचान है। तो अब उसको छछ कहते हैं ना, छछ का एरिया है, तो वो टिपिकल एक वहाँ का कल्चर है। तो उस पर भी अच्छा काम लोगों ने किया है। लोकल जो लोग हैं उर्दू ज़बान में किताबें लिखी हैं। हर बंदे को अपने इलाके से बहुत प्यार होता है, तो फिर वो उन्होंने अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस किया है लिटरेचर। तो इससे फिर सिलसिला शुरू हुआ। फिर सुखो, कौंतरीला, दुलताला, एक एक गांव में गया। नराली एक बहुत खूबसूरत जगह है, आप जाएं तो वहाँ यानी कि उस गांव में यानी हिंदू और सिख रहते थे। अभी भी उनकी हवेलियाँ हैं और वही तालाब जो उन्होंने बनाए अभी तक वहाँ लोगों ने प्रिजर्व की हुई हैं। वो तख्तियाँ लगी हुई हैं जिसने वो तालाब बनाया, और वो मसाजिद अभी तक बनी हुई हैं। हालांकि रेनोवेट हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनमें थोड़ा बहुत वो पुराना टच है। तो उस इलाके में एक मेरे दोस्त है, मैं जाता हूँ अक्सर नराली में, हसन नवाज शाह साहब। आप देखिए उस गाँव में उसने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। आप देखिए हैरान होंगे कि 30-35 हज़ार से ज़्यादा बुक्स हैं। 30-35 हज़ार। और पोठवार में जितना उनके पास खजाना है, एक वो हैं, एक राजा नूर मोहम्मद साहब हैं,
भोई गाड़ में। आई थिंक और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इनसे मिलता हूँ तो इसकी बड़ी हेल्प होती है कि मुझे पोठवार पे लिखना है, किताब नहीं मिल रही, तो फिर मेरे ख्याल में ये हसन नवाज साहब वाहिद आदमी हैं तो किताबों के ढेर लगा देते हैं कि जी ले जाएं आप, लिखें सिर्फ पोठवार पे। तो ये इससे जाहिर होता है कि लोग कितना प्यार करते हैं अपने इलाके से और चाहते हैं कि लोग उनको लिखें। थोड़ी सी ये भी बात करें कि आप जिन जिन जगहों पे अभी गए हैं, डेफिनेटली इतनी सारी जगह तो आप अभी बता ही रहे हैं, मेरे ख्याल में बताना शुरू करें तो प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी जगहें जो आपने विजिट की हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैरान हुए, आपके लिए हैरान कुन चीज़ें थी, और कुछ जब इतनी सारी जब आप हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री को, जगहों को, तो वहाँ पर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आपको दिखी कि हाँ ये एक सिमिलैरिटी है जो कि मुझे हर जगह पर दिखी है, एक कॉमन चीज़ है जो कनेक्ट करती है इन सब चीज़ों को आपस में? अब बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम आर्ट की बात करें तो उसमें जो रॉक आर्ट है ना, उसमें बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन जगह जगह पे है। जहाँ से इंडस गुजरता है वहाँ से आप देखें अपर इंडस जो है, यानी कि स्कर्दू से लेके नीचे सिंध तक आपको ये चीज़ मिलती है रॉक आर्ट में। तो जो बुद्धिस्ट जो स्टूपा इमेजेस है ना बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो जब ये मैंने वहाँ नौकरी कर रहा था यूसीएन में गिलगित बल्तिस्तान में, तो ख़ास तौर पे स्कर्दू और ये जो चिलास का एरिया है वहाँ से गुजरता था, मैं देखता था रोड साइड पे कि यार इतने खूबसूरत किस्म की जो बुद्धा की इमेजेस हैं, और तो ये स्कूल पे लिखना चाहिए। फिर मैंने लिखा, लेकिन शौक हुआ कि ये कहीं और जगहों पे भी होंगी। फिर मैं सिंध में गया, सिंध में खीथर के एरिया में गया। अब खीथर में काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स हैं, वो शायद आपको दिखाएंगे। आप देखें कि वो एरिया बहुत अनएक्सप्लोर्ड रहा है, को लोग जाते ही नहीं हैं उस एरिया में, दूर है एक तो, और जाहिर है रास्ते नहीं हैं, आपको पैदल जाना पड़ता है। जो हाइकर है वो जाते हैं ज़्यादातर। तो उसकी तलाश में ना, मैं जो आपका सवाल है कि ये जो कॉमन चीज़ है ख़ास तौर पे इस किस्म के जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ये तो पंजाब का जो ख़ास तौर पे ये जो श्राइन कल्चर है, दरबार कल्चर, इससे मैंने एज एंथ्रोपोलॉजी मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि दरबार कल्चर पे लिखें। अच्छा। तो वो फिर ये चिन्योट की कुछ दरबार हैं, इस खास साईं सुख की दरबार, साईं सुख मशहूर पॉपुलर दरबार है वहाँ चिन्योट में, तो उसमें काम किया। तो वो बात हो रही थी खीरथर की। तो अब खीरथर का जो इलाका है बहुत खूबसूरत है, लेकिन जाना मुश्किल है। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। जब गया मैं बहुत हैरान हुआ कि जी ये तो मैंने जो चीज़ें वहाँ देखी हैं, सर ये अब ये देखें ना, ये खीथर का एरिया है। अच्छा। अब ये सालारी वैली है, बहुत सारी वैलीज़ के नाम है। अब ये सालारी है, आप आगे देखेंगे, ये देखें, और कई जगहों पे तो ऐसी जगह आती हैं कि दरमियान में रास्ता ही नहीं है, पानी है। तो इसको लोकली ज़बान में कुंभ कहते हैं, और 200-300 ये फीट जो है ना, ये गहरा है। तो अब लोग इसमें गिरे हैं, काफ़ी लोग मर भी गए हैं। तो ये एक सिर्फ देखें सीढ़ी बनाई हुई लोकल लोगों ने, तो वहाँ से रस्सी जो है वो पकड़ के चढ़ते हैं। मैं भी काफ़ी दफ़ा ऐसे चढ़ा। अब उसके बाद ये खीथर के बाद फिर ये आप जो पूछ रहे थे ना कि जी रॉक आर्ट में फिर फिर खीथर से थरपारकर का सिलसिला शुरू हुआ। तो थरपारकर में ये जो अभी देख रहे थे आप, ये मेमोरियल स्टोन्स हैं। ये स्टोन का मैं पूछ रहा हूं, ये इस पे किताब लिखी कि इसकी सिंबलिज्म पे, इसकी मीनिंग्स पे, इसकी मोटिव्स पे, और जो स्क्रिप्ट्स हैं ना, सर कितना हाँ, ये पुराना वाली। है। अब आप देखें ना, तो ये बेसिकली इस पे क्या लिखा हुआ है, ये इंस्क्रिप्शन है। ये देखिए, इस पत्थर को देखेंगे ना, तो हमारे एंथ्रोपोलॉजी की ना बड़ी गहरी नजर है। हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि लोअर और अपर। लोअर जो है इट यानी कि बियर्स इंस्क्रिप्शन, एंड अपर यानी डिपिक्ट्स एनी मोटिव, कि जो डिसीज्ड है उसका मोटिव है। कि हाथ होगा, अगर फर्ज करें ऐसे हाथ दिखा रही हैं तो दैट मीन्स कि सती है। ठीक है जी। अगर कोई घोड़े पे सवार है जो इमेज है, तो आप ये देखें कि जी वो मर्द की कब्र है और राजपूत की है। अगर वही अगर फर्ज कर कैमल है, ऊंट है, तो वो फिर देखें ये ट्राइबल जो है ना आइडेंटिटी है लोगों की। तो वहाँ उस एरिया में ज़्यादातर ऊंट पहले जो जिनके साथ जो पहचान थी वो राइका या रबाड़ी कम्युनिटी थी। तो कहेंगे अच्छा ये जो पत्थर है ना रबाड़ी कम्युनिटी की है, जिसको देवीदास भी कहते हैं, रिबाड़ी और राइका, सॉरी, ये दो नाम यूज़ करते हैं। तो उन पे ये बेसिकली ये पत्थर हैं जो इस पे मैंने किताब लिखी है, मेमोरियल स्टोन्स थरपारकर। तो खीथर की बात हो रही थी, तो खीथर में ना ये सारी जितनी वैलीज हैं, सालारी, मक्खी, गाज, एक बहुत इतने नाम है, मैं आपको फिर किस बेल्ट पे ये वेस्टर्न पार्ट जो सिंध का है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। हाँ, तो ये अब समझेंगे ये बलुचिस्तान को अलग करता है सिंध से। तो वहाँ से लोग फिर पुराने वक्त में ये जो ये रास्ते के तौर पे यूज़ होते हैं, फिर दरे क्रॉस करके आप खुजदा चले जाएं, और वहाँ से फिर लोग ईरान और आगे अफगानिस्तान तक लोग जाते हैं। अब आप ये देखें ना, ये भी खीथर का एरिया आप देखें। अब आप ये जब मैं फोटोग्राफ शेयर करता था अपनी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो लोग
कहते थे नहीं ये सिंध नहीं हो सकता, ये तो नॉर्थ है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं कि ये सिंध में भी इस किस्म का यानी कि खूबसूरत एरिया है, यहाँ पानी है। क्या बात है। तो फिर इधर जब पानी है तो लोग फिर रहते हैं, जब लोग रहते हैं तो अपने जो एंशिएंट जो रिकॉर्ड्स हैं वो artwork शेयर करते हैं। अच्छा, ये शिकारपुर है। आप देखें शिकारपुर की अपनी हिस्ट्री है, अपनी पहचान है, और शिकारपुरी जो ताजिर थे उनका कारोबार तो सेंट्रल एशिया से लेके आपको पता है यूरोप तक था, तो वो उस पे काफ़ी लोगों ने काम किया। तो फिर मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट था इसका जो वुड वर्क पे, इस पे काम किया है। ये देखें, ये एक और तस्वीर है खीथर की, तो अब ये खीथर सिंध में स्टोन्स, ये बेसिकली बिल्कुल एक गॉर्ज है ना, उसमें दरमियान में रास्ता बना हुआ है जहाँ से पानी आता है, यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और आप ये जहाँ जाते हैं ना, ये आप कोई जगह नहीं है रेस्टोरेंट, आप देखें इसी तरह आपको वो जो चरवाहे हैं उनके हट्स हैं, वहाँ उनके साथ रहते हैं आप, वो आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ सोते हैं और उसके बाद दूसरे दिन आप फिर निकल जाते हैं। सही। तो दिस इज़ हाउ यू एक्सप्लोर द ठीक है सर, आप एक्सप्लोर करते हैं, तो आप क्योंकि ये different बहुत जगह मुश्किल जगह है नॉर्मली, जो है ना, लोग ये समझते हैं कि वहाँ को रेस्टोरेंट्स होंगे, रहने की जगह होगी, कोई अकोमोडेशन नहीं है। जी कैंपिंग कर सकते हैं आप। बिल्कुल जी। इतना आप एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट जगहों पे आप विजिट कर रहे होते हैं, और फिर आप डेफिनेटली आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है। क्या स्कोप है अभी इस फील्ड में? साथ साथ इसकी भी बात हम ज़रूर करेंगे। अगर कोई भी हम अभी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, तो क्या अभी स्कोप है इसका? किस हद तक है? करियर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से? देखिए स्कोप तो मेरे ख्याल सिर्फ ये में पैशन है। हाँ कम है, मैं झूठ बोलूँ आपसे, ये पैशन है ये बेसिकली। ठीक हो गया। आप देखें ना, मैं इतने अरसे से लगा हुआ हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन में बात की आपने, जी। अपना टाइम अपना पैसा मैं खर्च करता हूँ, और ज़्यादातर विंटर में जैसे ही छुट्टी होती है, छुट्टी लेके फिर अपना यही मैं घर नहीं बैठता हूँ, अपना काम करता हूँ। वीकेंड्स में भी यहाँ पुठवार इधर रहता हूँ, तो फिर वीकेंड को मैं निकल जाता हूँ जहाँ मैंने जाके किसी से इंटरव्यू लेना होता है, किसी जगह को विज़िट करना होता है, तो बस यही काम है, और फिर अब उस पर लगे हुए हैं। स्कोप ये है कि कुछ लोग है, यानी कि थोड़े बहुत यहीं कहीं किसी को नौकरी मिल गई तो मिल गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी नौकरी है और ऐसा स्कोप है कि लोग इसमें ज़्यादा आएँ, कम है। कम है। डॉक्टर साहब, वैसे आपका काम तो बड़ा नुमाया है, और जो आपका काम है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है, और फिर हम रेफरेंस के तौर पे भी आगे देते हैं। और मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे हैं जहाँ उन्होंने आपको रेफ़र किया, आपसे रेफरेंसेस लिए हैं, तो हमारी बड़ी खुशनसीबी हमारे पास आया। दिल तो कर रहा है ये नशिस्त चलती रहे, मगर इंशाल्लाह ताला और नशिस्तें भी आपके साथ होंगी। ज़ुल्फ़िकार कल्होर साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं तो बड़ा खुश हूँ। आप किताबें भी लाए हैं हमारे लिए, और हम इनको पढ़ेंगे भी, और जो पिछले आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनसे मैंने तो बहुत मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और जो मकसद हमारा यही होता है, और जितनी दिलचस्पी से हमारी गुफ्तगू होती है, ये बता रहे थे, तो मैं तो यकीन जाने कि विजुअली बैठा यहाँ था मैं फिजिकली, मगर मैं वहाँ पर इनके साथ साथ उन जगहों पर ट्रैवल कर रहा था। और सबीन ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जब हम मैसेजेस पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है, जब नारोवाल का भी जिक्र कर रहे थे कि हमें वहाँ जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उसके लिए जो मशले राह है ना, ज़ुल्फ़िकार कल्होर और इन जैसे वो जुनूनी लोग हैं जो खुद जाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं और हमारे रास्ते बनाते हैं। और साथ साथ दिल बोले पाकिस्तान जो है बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पाकिस्तान टेलीविज़न भी उसी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा ये भी था। और हर दिल बोले पाकिस्तान हमारे प्रोग्राम का नाम है, और हमारा दिल भी बोलता है पाकिस्तान। तो बड़ा खूबसूरत दिन रहा हमारा। हमने ई-कॉमर्स के हवाले से भी बात की है, और हमने बात की है आर्कियोलॉजी के हवाले से, फिर मुल्तान की दस्तकारियाँ भी हमने देखी हैं। तो मेरे लिए तो हमेशा की तरह एक बड़ा अच्छा लर्निंग डे था और बड़ा खुशगवार दिन था। आप बताएं। एग्जैक्टली हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा। आपने जो सीखा हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा, ताकि हम राइजिंग पाकिस्तान में वो ज़रूर शामिल करें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। राइजिंग पाकिस्तान।